नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, महिंद्रा ईएस एकेडमी के इस बृहद प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में, आज के सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं करंट अफेयर सेशन पर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये सेशन किस उद्देश्य से प्रारंभ किया जा रहा है और इसका मेन उद्देश्य क्या है। देखिएगा, जो भी विद्यार्थी यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये सेशन प्रत्येक दिन जो है महिंद्रा ईएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, महिंद्रा ईएस एकेडमी के नाम से फेसबुक पेज है, उस फेसबुक पेज पर शाम को 8 बजे हमेशा लाइव रहेगा, प्रत्येक दिन रहेगा। और संडे के दिन जो है जितना भी करंट अफेयर सेशन आपका रहेगा उसका एक मिश्रण क्लास, यानी कि उसको आप लोग कह सकते हैं रिवीजन क्लास आपकी रहेगी, जिसके तहत आप लोगों से बहुत सारे सवाल पुट किए जाएंगे और बहुत सारे सवाल यूपीएससी एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम्स में करंट अफेयर से संबंधित पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे लेकर ले लीजिएगा, कोई भी एग्जाम का कोई सा भी एग्जाम का कोई भी पैटर्न ले लीजिएगा, उसमें हर सिलेबस के अंतर्गत कहीं ना कहीं जो है करंट अफेयर्स का एक अपना अहम स्थान रहता है। करंट अफेयर से एक बहुत सबसे बड़ी चीज फायदामंद ये होती है कि आप लोग हर वक्त अपडेट रहते हैं, और अपडेट रहने के लिए आपको करंट अफेयर्स का सहारा लेना पड़ता है। उसके लिए आप लोग अखबार यानी कि न्यूज पढ़ते हैं या अखबार पढ़ते हैं, या फिर न्यूज चैनल आप फॉलो करते हैं, न्यूज चैनल आप देखते हैं। यानी कि यूपीएससी पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अब अपना समय गंवाने की कोई जरूरत नहीं है। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या कोई भी वेबसाइट या फिर आपको कोई भी न्यूज चैनल को फॉलो करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता देता हूं कि महिंद्रा ईएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर जो आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन शाम को 8 बजे जो लाइव सेशन रहेगा वो आपका करंट अफेयर्स को लेकर रहेगा। करंट अफेयर्स का अपडेट यानी कि प्रत्येक दिन की पूरी चीजें अपडेट रहेगी। उसका पीडीएफ आप लोगों को महिंद्रा ईएस एकेडमी के नाम से आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे तो महिंद्रा ईएस एकेडमी के नाम से एक टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, जिस पर इस प्रकार का लोगो आपको देखने को मिलेगा, और उस लोगो को आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहां से आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो अब आपको इधर उधर भटकने की, अपना समय गंवाने की कोई जरूरत नहीं है। शाम के समय जब आप खाना खाते हैं या फिर शाम के समय जब आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, या फिर आप बाहर घूम रहे होते हैं, भ्रमण कर रहे होते हैं, या फिर कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो आप एयरफोन लगा लीजिएगा आपके कानों में और आपके सुन लीजिएगा, तो आपके न्यूज करंट अफेयर्स वाला सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पीडीएफ सुविधा उपलब्ध रहेगी। ठीक है, और एक विशेष बात ये हो रहा है कि करंट अफेयर्स के अंदर जो मैं सेशन प्रारंभ करने जा रहा हूं, इस सेशन के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीजें ऐसे देखने को मिलेगी, इसमें आप लोगों को बहुत आसानी होगी, क्योंकि मैंने सिलेबस को जो है सिलेबस को बहुत अहमियत दी है और सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट इसमें नोट करवाया है। जिस प्रकार से मैं करंट अफेयर्स जिस सेशन की चर्चा करूंगा या जिस पॉइंट्स पर चर्चा करूंगा तो उसका मैं आपको रिलेटिव बताऊंगा कि ये कौन से जीएस पेपर से लिया गया है, कौन से सब्जेक्ट से है, चर्चा में क्या रहा है, इसका इतिहास क्या है, पहले कौन से सन में इसमें से सवाल पूछे गए हैं और किस प्रकार का सवाल रहा था उसके बारे में भी बताऊंगा, और साथ ही में मेंस में किस प्रकार के सवाल पिछले साल या पिछले 10 वर्ष में या 12 वर्ष में या 13 वर्ष में रहे हैं, इससे रिलेटेड, या फिर इसमें क्या सुधार किया गया है, सरकार की योजना क्या है, या फिर हमारे जो मानव है या फिर हम जो सिविल सेवक जो बनने जा रहे हैं या सिविल सेवकों की क्या भूमिका है, तो उन सारे तमाम टॉपिकों पर हम बात करेंगे और तमाम चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिएगा आप सेशन के साथ में। आप लोगों से बस इतनी सी विनती है और इतना सा आग्रह है कि आप लोग लाइक मत कीजिएगा या शेयर मत कीजिएगा, लेकिन आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़िएगा। बस इतना सा योगदान आप लोगों को चाहिए। ठीक है, किसी के कहने से कोई लाइक शेयर तो करता नहीं है, लेकिन बस इतनी सी है कि यहाँ पर आपका मनोरंजन या फिर किसी उद्देश्य से मेरा ये सेशन लेने का कोई उचित नहीं है, मनोरंजन के साधन नहीं है। ये चीज जो है आप लोगों के लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप न्यूज चैनल्स आप फॉलो करते हैं या फिर आप अन्य चीजें देखते हैं, उससे बेटर आप लोगों के लिए मैं सुविधा उपलब्ध करवा पाऊं। मेरा ये बड़ा सौभाग्य होगा अगर मैं इस चीज पर खरा उतर पाता हूं या फिर मैं आप लोगों को कुछ दे पाता हूं। चलिएगा, अब ज्यादा समय ना गवाते हुए हम क्लास की या सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, करंट अफेयर सेशन के अंदर सबसे पहले अभी वर्तमान समय में क्या चल रहा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अभी विमुक्त या घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति, जिसको हम कहते हैं डीएनटी, ठीक है, तो ट्राइबल से संबंधित आयोग और समितियां क्या कहती है, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जो समुदाय है उनके लिए विकास कल्याण बोर्ड क्या कहता है, और डीएनटी के लिए क्या योजना लागू की गई है। यानी कि घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियां हैं उसके लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई है और क्या उद्देश्य है, प्रीलिम्स एग्जाम की दृष्टि से इसको देख लेते हैं। यानी कि राष्ट्रीय
राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का मुद्दा है और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से आप जोड़कर इसको देख सकते हैं। इसमें मेंस के लिए क्या यूजफुली है, मेंस के अंदर किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो मेंस के लिए आप लोग सवाल पूछे जाते हैं कि देखिएगा अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी से संबंधित मुद्दे जो है उसके अंदर सरकारी नीतियां क्या रही है, सरकार का क्या हस्तक्षेप रहा है, भारत में गैर अधिसूचित घुमंतु और अर्ध घुमंतु जो है जनजातियां हैं उनकी स्थिति क्या है। तो इनके अंतर्गत या फिर इसके आधार पर जो सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब देने के लिए आप लोगों के लिए ये सेशन रहेगा। तो इसमें आप समझेंगे और इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि हाल ही में चर्चा में क्या रहा है। मेंस और प्रीलिम्स के लिए तो मैंने बता दिया है कि इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हाल ही की चर्चा में क्या रहा है। हाल ही की चर्चा की अगर हम बात करें तो देखिएगा हाल ही में जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार जो है SED यानी कि विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति का आर्थिक सशक्तिकरण की योजनाएं जो है उसके तहत लाभ प्राप्त करने के लिए केवल 402 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया। यानी कि भारत सरकार के द्वारा एक जिस योजना आप मान सकते हैं एक योजना प्रारंभ की गई है, उस योजना के बारे में आगे मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, पहले आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिएगा सरकार के पास में उपलब्ध जो न्यूनतम आंकड़े के अनुसार जो है 1400 समुदाय बताए गए हैं। 1400 समुदाय है जिसमें से लगभग 10 करोड़ जनसंख्या इन समूहों के संबंध रखती है, यानी कि 10 करोड़ जनसंख्या जो है इस समूह से संबंधित रखती है, जिसके अंदर मात्र 402 आवेदन जो है सरकार को हाल ही में प्राप्त हुए हैं। अब इस चीज को समझते हैं कि किस मैटर में है। चर्चा तो ये हो गई है कि ये विमुक्त या घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति या SC ST जनजाति को सरकार गैर सरकारी या अनुसूचित या हस्तक्षेप या योजनाएं क्या है, क्यों लागू कर रही है, सरकार को क्या जरूरत है, तो उन चीजों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। क्यों ये चर्चा में सवाल क्यों आया, क्योंकि अभी सरकार ने एक योजना लागू की है जिसके अंदर बताया गया है कि 10 समुदाय जिसके अंदर लगभग 10 करोड़ जनसंख्या लगभग बताई जा रही है कि इससे ताल्लुक रखती है, लेकिन उसमें से 402 आवेदन अभी आए हैं सरकार के पास में। तो क्यों आए हैं, किस मैटर को लेकर है, किस चीज को लेकर है, उसको समझने की कोशिश करता है। विमुक्त या घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति का आर्थिक सशक्तिकरण हेतु योजना चालू की गई थी और योजना का नाम था SED यानी कि सीडी योजना प्रारंभ की गई थी। उस योजना किस उद्देश्य से सरकार ने योजना प्रारंभ की थी कि विमुक्त यानी कि जो क्षेत्र यानी कि जंगली जो क्षेत्र है और घुमंतु यानी कि जो जनजातियां घुमंतु जनजाति है जंगलों के अंदर रहती है, अर्ध घुमंतु यानी कि जो जनजाति स्थायी रहती है लेकिन फिर वो कभी कभार जो है जंगली क्षेत्रों में चली जाती है। तो इस प्रकार की जनजाति को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हेतु एक योजना प्रारंभ की गई थी सरकार के द्वारा, जिसके अंदर 402 आवेदन सरकार को देखने को मिले लगभग 10 करोड़ जनसंख्या में से। ठीक है, तो इसलिए ये सवाल चर्चा में आया। अब बात करते हैं इसका परिचय यानी कि SED क्या है यानी कि CD क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा फरवरी 2022 के अंदर विमुक्त या घुमंतु या अर्ध घुमंतु यानी कि सीडेड समुदाय के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की योजना प्रारंभ की गई थी। इसकी योजना क्या की गई थी, प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य इन छात्रों को मुफ्त प्रतियोगिता परीक्षा कोचिंग प्रदान करना था, परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करना था, साथ ही में आजीविका के पहलुओं के माध्यम से जो है इन लोगों के समुदायों के समूह के साथ में उत्थान एवं आवास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना मुख्य उद्देश्य रखा गया था। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य रखा गया था, तो ये आपकी योजना थी, इसका ये परिचय है। समझ में आ गया। SED क्या है? SED वो चीज है जो कि सामाजिक न्यायालय के द्वारा अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा फरवरी 2022 के अंदर घुमंतु और अर्ध घुमंतु जो जनजाति के जो लोग थे उनको जो है उच्च शिक्षा मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, उसको योजनाएं मिले, अच्छी योजनाओं का लाभ मिले, सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं दी जा रही है उसको बेनिफिट मिले, उसके लिए सरकार ने एक योजना प्रारंभ की गई थी जिसका नाम था SED यानी सीडी योजना था उसका नाम। ठीक है, चलिएगा अब इसके प्रमुख घटक क्या क्या रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा घटकों के अंदर क्या क्या थे, यानी कि सरकार ने कौन कौन सी सुविधा या फिर सरकार कौन कौन सी चीजें उनको अवेलेबल करवाना चाहती थी, उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। इन समुदायों के लिए छात्रों को जो है सिविल सेवा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, MBBA आदि जैसे व्यवसाय पाठ्यक्रमों को प्रवेश लेने के लिए मुफ्त कोचिंग योजना प्रारंभ की थी। क्या की थी? मुफ्त कोचिंग। आप लोग देख भी रहे होंगे और आप लोग सुन भी रहे होंगे, अभी हाल ही में जो है अनुकृति कोचिंग योजना भी चल रही है, प्रधानमंत्री कोचिंग योजना भी चल रही है, निःशुल्क योजना, बहुत सारी निःशुल्क कोचिंग योजनाएं भी चल रही है। तो उसी प्रकार से एक SED छात्रों के लिए भारत सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में भी एक कोचिंग प्रारंभ की गई थी, जिसके उद्देश्य ये था कि इस समुदाय के जो छात्र बिलोंग करते हैं अर्ध घुमंतु या घुमंतु जनजाति या विमुक्त जनजाति के जो लोग हैं वो लोगों को सिविल सेवा यानी कि UPSC एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए, उसी के साथ में जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स हैं और केंद्रीय एग्जाम जिसको आप लोग कह सकते हैं, उसके साथ में चिकित्सा
यानी कि डॉक्टर या एमबीबीएस करने के लिए, उसके लिए इस इंजीनियरिंग एमबीबीएस के लिए आदि जो उच्च शिक्षाएं हैं उनके अंदर निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रारंभ की थी सरकार ने। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना उन लोगों को दी गई थी, जिसके माध्यम से स्वास्थ्य बीमा भी उन लोगों के लिए रखा गया था। यानी कि आवास योजना उनके साथ थी, स्वास्थ्य बीमा योजना उनको लागू की गई थी। उसी के साथ में आय सर्जन हेतु आजीविका चलाने के लिए भी उनको उपरोक्त जो संसाधन है वो उपलब्ध करवाने की बात की गई है। आवासीय यानी कि प्रधानमंत्री योजना के द्वारा आवास उन लोगों को प्रदान किए जाएंगे। इस चीजों पर सरकार ने क्या की, चर्चा की है। और सरकार ने इस योजना को लागू करने से पहले ये मुख्य उद्देश्य या फिर ये मुख्य घटक रखे हैं। ठीक है, इसके बाद में इसकी विशेषता क्या है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि विशेषता क्या है। देखिएगा, विशेषता यह है कि वर्ष 2021-22 में, कौन से वर्ष की बात कर रहा हूं, 21-22 की वर्ष की बात कर रहा हूं, पंचवर्ष यानी कि 5 वर्ष में 200 करोड़ रुपए का खर्चा जो है इन लोगों के लिए सुनिश्चित किया है कि 200 करोड़ का जो खर्चा है वो सरकार इन जनजातियों के लिए खर्च करेगी। ठीक है, तो क्यों करेगी, इस चीज के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि ये लोग जो है किस प्रकार के अर्ध घुमंतु विमुक्त या फिर इस प्रकार की जनजाति के लोग हैं, जिनके पास में अभी हाल ही में सरकार के द्वारा कोई भी सुविधा, कोई भी योजना अभी तक लागू नहीं की गई है। चलो इनका इतिहास पढ़ते हैं, अब इनके इतिहास की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा, गैर अधिसूचित घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति, जिसको आप लोग कहते हैं WBDNC के लिए जो है विकास और कल्याण बोर्ड के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन काम को सौंपा गया है। यानी कि इस योजना को लागू करने के लिए इस आयोग को, यानी कि गैर अधिसूचित और घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति आयोग को जो है ये चीजें दी गई है, जिसके लिए एक विकास कल्याण बोर्ड बनाया गया है, उसको ये जिम्मेदारी दी गई है। विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है जो कि निर्बंध पंजीकरण सुनिश्चित करेगा और साथ ही में इन समुदायों के डाटा संग्रहण के लिए भी वो रूप में कार्य करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीजें मुख्य रूप से इसकी विशेषता थी। विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों की विशेषता क्या रही है, इस बात को हम बात कर लेते हैं। ये सबसे शुभद और वंचित समुदाय है। शुभद यानी कि सबसे अलग, वंचित यानी कि किसी भी चीज से, किसी भी चीज का इनको बेनिफिट नहीं मिला है, तो ये लोग वंचित समुदाय के लोग हैं और वंचित समुदाय से बिलोंग करते हैं। विमुक्त ऐसा समुदाय है जिन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान यानी कि 1871 के अंदर आपराधिक जनजाति अधिनियम की शुरू होने वाले कानून की एक श्रृंखला के तहत इनको जन्मजात अपराधी के रूप में क्या कर दिया गया था, अधिसूचित किया गया। ये एक इस प्रकार की जनजाति है जिसको 1871 के अंदर जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पर भारत में थी, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको एक आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया गया था, जो कि जन्मजात अपराधी है। यानी कि इनके बच्चों का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही इनके माता पिताओं को इनका अपराधी घोषित कर दिया गया था। तो बच्चे का जन्म होने से पहले ही एक अपराधी जनजाति उसको घोषित किया गया, यानी कि वो जन्मजात से ही अपराधी पैदा होता है। जिस प्रकार से आप लोग अभी नक्सलवादियों का नाम सुनते हैं या फिर कहीं और भी बहुत सारे नाम आप लोगों के लिए प्रचलित रहते हैं, तो ये जो नाम है या फिर इनकी जो शुरुआत है वो कहां से होती है, तो ये घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति के साथ में ऐसा ही हुआ 1871 में। यानी कि इसका इतिहास पढ़ते हैं, थोड़ा और डीपली चलते हैं, क्योंकि इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, किसी भी चीज को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब किसी भी पॉइंट का, यानी कि मेरी एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि मैं किसी भी चीज को अगर बोलता हूँ या फिर किसी भी टॉपिक को अगर मैं छेड़ता हूँ तो उसकी जड़ तक जाना जरूरी होता है। ठीक है, यानी कि पत्ते और फूल और फल नहीं चाहिए अपन को, क्योंकि उसकी जड़ तक जाना है। क्योंकि यूपीएससी के अंदर मेंस से अगर ऐसा सवाल आता है तो आप लोगों के लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है। अगर आप फूल या पत्ते या फिर फल गिनेंगे तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे, इसलिए इन चीजों को समझते हैं। तो क्या हुआ कि विमुक्त ऐसा समुदाय है जिन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान 1871 के अंदर एक आपराधिक जनजाति अधिनियम की शुरुआत की गई थी। शुरू होने वाले कानून की एक श्रृंखला के अंदर इनको जन्मजात अपराधी के रूप में अधिसूचित कर दिया गया था। इन अधिनियमों को स्वतंत्र भारत सरकार के द्वारा 1952 में निरस्त कर दिया गया था, लेकिन इन समुदायों को विमुक्त कर दिया गया था। यानी कि 1952 के अंदर इनको विमुक्त कर दिया गया, लेकिन भारत सरकार ने इन पर ध्यान नहीं दिया। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं दिया गया ध्यान, इस चीज को समझते हैं। इनमें से कुछ समुदाय जिन्हें विमुक्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है वह खान बदोशी थे। यानी कि खान बदोशी यानी कि अर्ध घुमंतु समुदाय के उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। ठीक है, उनको घुमंतु घोषित कर दिया गया, अर्ध घुमंतु घोषित कर दिया गया। ऐतिहासिक रूप से घुमंतु और विमुक्त जनजातियों में कभी भी निजी भूमि या घर का स्वामित्व तक नहीं पहुंच पाया, जबकि अधिकांश विमुक्त समुदाय जैसे अनुसूचित जाति जिसको एससी कहते हैं, अनुसूचित जनजाति जिसको एसटी कहते हैं और अन्य पिछड़े वर्ग जिसको ओबीसी कहते हैं, इनकी श्रेणियों के अंदर जो है वितरित है वो कुछ विमुक्त समुदाय एससी एसटी ओबीसी के श्रेणी में किसी में भी शामिल नहीं किए गए हैं। इसके साथ में आजादी के बाद में गठित किए गए आयोगों की समितियों ने इन समुदायों की समस्याओं का उल्लेख किया है। किस प्रकार से किया है, इसमें संयुक्त प्रांत यानी कि अभी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, संयुक्त प्रांत यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में गठित आपराधिक जनजाति
जांच समिति 1947 में शामिल करे। उसके बाद में वर्ष 1949 में यानी कि अंतःकानून आयोग समिति का यानी कि इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक जनजाति अधिनियम को निरस्त किया गया था। इसके बाद में काका कोलकर आयोग, जिसे पहले अन्य पिछड़े वर्ग आयोग भी कहा जाता था, और इसका गठन वर्ष 1953 में किया गया। अब इसी को समझने की कोशिश करिएगा आप लोग कि ये चीज है क्या, यानी कि समस्या कहां से शुरुआत होती है। देखिएगा, पहले तो 1871 की कहानी हम लोग जान लेते हैं। 1871 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा इन जनजातियों को क्या कर दिया गया, यानी कि जो जनजातियां जंगल के अंदर रहती थी, जो जनजातियां टैक्स सरकार को नहीं देती थी, यानी कि ब्रिटिश सरकार को जो जनजातियां टैक्स नहीं दिया करती थी, जिनका अस्तित्व यानी कि कोई वो जंगली क्षेत्रों में रहा करते थे, अर्धगोपंतु उन लोगों को घोषित कर दिया गया। जो लोग टिककर नहीं रहते थे, उनका स्वामित्व नहीं था किसी भूमि पर, न ही उनका कोई स्थायी मकान था, न ही उनके रहने के लिए कोई स्वामी तो जगह थी, यानी कि उनका कोई वर्चस्व या कोई अस्तित्व जगह नहीं थी। तो ऐसी जगहों पर या फिर ऐसी जो जनजातियां थी, ऐसे जो लोग थे, उनको अर्धगोपंतु जनजाति घोषित कर दिया गया। उसके बाद में एक विमुक्त जनजाति वो रह गई जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो जंगलों के अंदर निवास करते थे और उनकी किसी को जानकारी नहीं थी। वो लोग किसी को टैक्स नहीं दिया करते थे। आप लोग इतिहास के अंदर पढ़ते हैं कि जिस प्रकार से बहुत सारे ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे अधिनियम पारित कर दिए गए थे, जिनमें जंगलों पर रोक लगा दी गई थी। आदिवासियों को जंगल में नहीं जाने दिया जाएगा, आदिवासियों को लकड़ी नहीं काटने दिया जाएगा, आदिवासियों को भेड़ नहीं, चरागाहों पर पाबंद लगा दिया गया था। इस प्रकार से सरकार की एक्टिविटीज हुई, लेकिन उसी एक्टिविटीज के अंदर 1871 के अंदर जन्मजात आपराधिक जनजातियों के अंदर एससी और एसटी जनजाति और अर्धगोपंतु और विमुक्त जनजातियों को क्या कर दिया गया, प्रतिबंध कर दिया गया। प्रतिबंध करने के पश्चात क्या हुआ, 1952 के अंदर भारत सरकार ने यानी कि एक आयोग के तहत, यानी कि संयुक्त उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश का एक आयोग आता है और उस आयोग के तहत जो क्या किया गया, यानी कि इस अधिनियम को जो है भारत सरकार ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया। तो संयुक्त प्रांत यानी कि आपराधिक जनजातियों की एक समिति बैठाता है और 1947 में एक समिति बैठती है। उसके तहत में जो है 1949 में फिर एक अंतःसानम नामक एक आयोग और समिति आती है। उस समिति के तहत 1949 में इस पर वार्ता की जाती है, उसकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, उसको एक रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी दी जाती है। तो 1947 में देश आजाद होने के बाद में 1949 के अंदर अंतरंग नामक समिति बैठती है। उस समिति की सिफारिश के आधार पर 1952 के अंदर इन जनजातियों पर जन्मजात आपराधिक जनजाति का जो टैग लगा हुआ था, वो 1952 में सरकार बरी कर देती, यानी कि सरकार उनको मुक्त कर देती, सरकार उसको हटा देती है। अब इसका हटाने का रीजन आप लोगों को समझ में आ गया। जिस प्रकार से इसके अंदर जनजातियों की मैंने बात की, एससी, एसटी और ओबीसी जनजाति, जिसमें अन्य पिछड़े वर्ग भी शामिल है। तो इन जनजातियों का क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जनजातियां अस्तित्व में आ गई, क्योंकि इनका स्थायी रहना थी, इनका एक स्थायी क्षेत्र था, इसलिए इन जनजातियों को एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों के अंदर जोड़ दिया गया। लेकिन वो जातियां आज भी वंचित रह गई, जिनको ना तो एससी में जोड़ा गया, ना एसटी में जोड़ा गया, ना ओबीसी में जोड़ा गया, ना अन्य पिछड़े वर्ग में जोड़ा गया। उसके लिए भारत सरकार के द्वारा हाल ही में जो है 21-22 में एक योजना प्रारंभ की गई, जिसका नाम है SEED। उस योजना के तहत इन लोगों का पता लगाने के लिए, इन लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, इन लोगों को एससी, एसटी या ओबीसी या अन्य पिछड़े वर्ग की जनजातियों के अंदर जोड़ने के लिए सरकार ने एक प्रयास किया। उस प्रयास के अंदर सरकार के पास में मात्र 402 यानी कि क्या आया है, 402 यानी कि 10 करोड़ लगभग जनसंख्या बताई जा रही है, जिसमें से 402 आवेदन आए हैं, जिसके अंदर सरकार ने कहा है कि आपको स्वास्थ्य बीमा योजना देंगे, आपका एजुकेशन की व्यवस्था करेंगे, आपके स्टूडेंटों यानी कि जो इनके विद्यार्थी हैं, इनके बच्चे जो हैं, उनको सिविल सेवा, डॉक्टर, एमबीबीएस या फिर अन्य जो अधीनस्थ जो सेवाएं आती हैं, उनके लिए प्रेरित करने के लिए उनके लिए कोचिंग व्यवस्था प्रारंभ की गई। आवासीय योजना इनको देने के लिए पीएमएनके यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको मकान देने की बात की गई है, इनको बीमा करने की बात की गई है, इनको आर्थिक रूप से सशक्तिकरण पहुंचाने के लिए संसाधन उपलब्ध करवाने की बात की गई है। इसी प्रकार से सरकार ने बहुत प्रयास किए, लेकिन हाल ही में ये चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि अभी तक 10 करोड़ जनसंख्या में से लगभग 402 आवेदन सरकार के पास पहुंचे हैं। ठीक है, चलिएगा अब इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते थोड़ी से। तो देखिएगा, अब बात करते हैं 1980 की, यानी कि ये तो 1947, 1952, 1953 की बात हो गई, जिसमें काका कोलकर आयोग आया, जिसने पहले अन्य पिछड़े वर्ग आयोग कहा जाता है, गठन इसका जो है वर्ष 1953 में किया गया। वर्ष 1980 के अंदर एक गठित मंडल आयोग है। इसका मुद्दा की कुछ सिफारिशें हैं, इसमें भी कुछ मुद्दे थे, उनकी सिफारिशें क्या थी। संविधान में कामकाजी की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी कि NCRWC रखा जाता है, जो कि 2002 में भी इस चीज को माना था कि विमुक्त समुदाय अपराधी प्रवण के रूप में गलत तरीके से कलंकित किया गया है, यानी कि इन लोगों को गलत इस श्रेणी में शामिल किया गया है और कानूनी व्यवस्था के सामान्य समाज के प्रतिनिधियों द्वारा भी इनका शोषण के अधीन किया गया है।
यानी कि इन जनजातियों को गलत ही जो है इस शब्द से या इसको अपमानित शब्द से जो है इनको क्या किया गया है, संबोधित किया गया है, और साथ ही में इस शब्द के कारण ही इन लोगों का शोषण होता है। इस चीज को माना गया है संवैधानिक कामकाज समीक्षा समिति के तहत। इसके कुछ मुद्दे हैं जो कि 1980 में एक मंडल आयोग के द्वारा उठाए गए हैं, उन पर बात की गई है। इसके बाद में देखिएगा NCRWC के द्वारा एक स्थापना न्यायमूर्ति जो है, इसकी स्थापना किसने की थी? न्यायमूर्ति MN वेंकट चालू की अध्यक्षता में इसकी क्या हुई थी? इस समिति की सिफारिश यानी कि इसकी अध्यक्षता इसने की थी और इसने ही इस समिति को आयोग का जो है गठन किया गया था इसकी देखरेख में। ठीक है, इसने अध्यक्षता की थी आयोग की। एक अनुमान के अनुसार जो है दक्षिणी एशिया यानी कि विश्व का सबसे बड़ा यायावर खान बदोशी आबादी वाला निवास करने वाला स्थान रहा है। भारत में लगभग 10% आबादी जो है विमुक्त और खान बदोशी आबादी रही है, वर्तमान समय की बात कर रहा हूं, जबकि विमुक्त जनजातियों की संख्या लगभग 150 है। खान बदोशी जनजातियों की आबादियां लगभग जो है 500 विभिन्न समुदायों में शामिल है, यानी कि लगभग बताया गया है। एक अनुमान लगाया गया है। इस समिति के तहत एक बात बताई गई है कि विमुक्त जनजातियों की संख्या लगभग 150 समुदाय है, लगभग 150 समुदाय माने गए हैं, जबकि खान बदोशी जनजातियां जो कि आबादी के लगभग 500 विभिन्न समुदाय शामिल गए। खान बदोशी जनजातियां उन जनजातियों को आप लोग कह सकते हैं जिसमें से SC ST यानी कि जिन जनजातियों का पहले कोई अस्तित्व नहीं था, उसके बावजूद भारतीय संविधान लागू होने के बाद में, भारत आजाद होने के बाद में 1952-1953 में इनके ऊपर से आपराधिक जो श्रेणी के अंदर इन लोगों को शामिल किया गया था, उसको हटाने के बावजूद ये लोग अस्तित्व में आ गए, क्योंकि इनका स्वामित्व था, इनका एक स्थान निवास था, इसके साथ में इनका स्वामित्व वाली भूमि थी, इनका आवास निजी था, इस कारण से इनको खान बदोशी जनजातियां कहते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं DNT के संबंध में विकासात्मक प्रयास क्या किया गया। यानी कि DNT क्या है उस चीज को समझ लेते हैं। डिनोटिफिक यानी कि नोमिड एंड सेम नोटिस यानी कि ट्राइबल, यानी कि ये एक समिति है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले इसकी पृष्ठभूमि क्या है इस चीज को समझते हैं। तत्कालीन सरकार के द्वारा वर्ष 2006 के अंदर विमुक्त और घुमंत और अर्धघुमंतु जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग घोषित किया गया, या फिर एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया, जिसको आप लोग NCDN के नाम से जानते हैं, DNT के नाम से जानते हैं, सॉरी ट्राइबल, नेशनल ट्राइबल्स के नाम से आप लोग जानते हैं। तो देखिएगा नोमिड ट्राइबल क्या है इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब इस टॉपिक की हम चर्चा कर रहे हैं तो इसको बहुत विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि ये आने वाले समय में एक गंभीर विषय है और हो सकता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में सवाल पूछा जाए। प्रीलिम्स एग्जाम 2022 वाला एग्जाम, सॉरी 2021 वाले एग्जाम में इसमें से सवाल पूछा गया था, उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा, अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिएगा ये जो आयोग है यानी कि DNT आयोग जिसको आप लोग कहते हैं, इसका अर्ध नाम DNT आयोग रखा गया है, जबकि इसका फुल नेम जो है NCDNT आयोग है। ठीक है, तो इस आयोग के अंदर क्या है इस चीज को समझते हैं। इसकी अध्यक्षता श्री बालकृष्ण सदरूमी रेनको ने की थी और रेनको के द्वारा किया गया था। इस आयोग को वर्ष 2008 में जो है अपनी रिपोर्ट एक प्रस्तुत की थी। इस आयोग के अनुसार ये विडंबना है कि ये जनजाति किस तरह से संविधान निर्माताओं के ध्यान से वंचित रह गई। यानी कि इस आयोग ने एक विडंबना प्रति एक अपने विचारात्मक जो है एक तरीके से रोष जिसको आप कह सकते हैं, गुस्सा जिसको आप कह सकते हैं, या तक्षणा जिसको कह सकते हैं, तो वो विचार व्यक्त किए और एक विडंबना के साथ में लोगों ने कहा है कि जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान का निर्माण कर रहे थे, जो संविधान बना रहे थे, उन लोगों से ये भूल, इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई कि इन जनजातियों को या फिर ST या SC या फिर अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि OBC जनजाति में इन लोगों को शामिल नहीं किया गया। यानी कि एक बहुत बड़ी क्या हो गई है, विडंबना की बात रही है। वह अनुसूचित जनजाति के विपरीत संवैधानिक अधिकारों से वंचित रह चुकी है। यानी कि ये जनजाति अनुसूचित और सूचित यानी कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST दोनों से ये क्या रह चुकी है, संवैधानिक रूप से संवैधानिक अधिकार के रूप में ये वंचित जनजाति रह चुकी है। रेनको आयोग के द्वारा यानी कि बालकृष्ण सदर रैंक के द्वारा, इस आयोग के द्वारा वर्ष 2001 के अंदर जो है जनगणना के आधार पर जनसंख्या में लगभग 10.74 करोड़ होने के अनुमान लगाया गया था। यानी कि 2001 की जनगणना के अनुसार इन लोगों की जो जनसंख्या थी, उन जनसंख्या की बात की गई है कि 10.74 करोड़ होने का एक अनुमान लगाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे इस बात पर कर लेते हैं। इसके बाद में एक आयोग आता है जिस आयोग का नाम है इदादत आयोग। इदादत आयोग का मानना क्या है उस चीज को समझते हैं। राष्ट्रीय आयोग का गठन जो है वर्ष 2015 में श्री बांकू राम जी के इदादत की अध्यक्षता में किया गया था।
इदादत की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग ने विभिन्न राज्यों के इन समुदायों को विकास प्रगति का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में इन समुदायों की पहचान और उचित सूची बनाने का कार्य सौंपा गया था, ताकि इन समुदायों को विकास हेतु एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का विकास किया जा सके। इस आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने वर्ष 2019 में विमुक्त और घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड बनाया, यानी कि डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड ऑफ द डेनिटिफिड नोमेड एंड सैम नोमेडेड कम्युनिटी बनाया गया था, यानी कि इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि DWVD और DNC इस आयोग की स्थापना की गई थी इन लोगों के लिए। इस आयोग ने क्या किया, डेंटी के लिए योजनाएं क्या लागू की गई थी, इन योजनाओं को एक बार देख लेते हैं। डीएनटी के लिए योजना लागू की गई थी डॉक्टर भीमराव प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। इस योजना को समझते हैं। ये केंद्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 2014-15 में विमुक्त और घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति, जिसको डीएनटी के नाम से जानते हैं, उनके छात्रों के लिए कल्याण हेतु शुरू की गई थी। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ये अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी की जो श्रेणी के अंतर्गत जो लोग आते हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति दी जाती थी, जिसको डॉक्टर भीमराव प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के नाम से आप लोग आज जानते हैं वर्तमान समय में। डीएनटी बालक और बालिकाओं हेतु छात्रावास का निर्माण के संबंध में नानाजी देशमुख की योजनाएं लागू की गई। वर्ष 2015 के अंदर क्या हुआ, वर्ष 2014-15 के अंदर क्या शुरुआत की गई, और ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है, यानी कि राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से इस योजना को लागू किया गया है। वर्ष 2017-18 के अंदर अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी के कल्याण के लिए काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों की सहायता से इस योजना का विस्तार डीएनटी के लिए भी किया गया है। तो इस प्रकार से ये एक आयोग रहा है और इस आयोग की इस प्रकार से भूमिकाएं रही है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, समझ में आया आप लोगों को DEF क्या है, ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कंप्लीट से। चलिएगा अब यानी कि अब मैं बात कर लेता हूं कि करंट अफेयर्स के किस सेशन से कहां से मैंने ये चीज उठाई है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये द हिंदू प्रकाशन है, द हिंदू का प्रकाशन है, 1 सितंबर आज हो चुके हैं और 1 सितंबर आज का ही प्रकाशन है। मॉर्निंग टाइम का प्रकाशन किया गया है और उसी प्रकाशन से, उसी अखबार से ये चीजें ली गई है, एक स्रोत है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनसे आगे, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा एक क्वेश्चन और आपके सामने आया है। अगला जो है, अगला टॉपिक आपका रहने वाला है सामाजिक न्याय से, सामाजिक न्याय से संबंधित यानी कि सामुदायिक वन अधिकार के ऊपर बात करने वाले हैं। इसके अंदर देखिएगा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, यानी कि किस टॉपिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए सबसे यूजफुल बात क्या है उस पर हम बात करें। ये टॉपिक आपके लिए जो है सामान्य अध्ययन जीएस पार्ट सेकंड यानी कि जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ में विकास से संबंधित मुद्दे हो गए, एससी एसटी से संबंधित मुद्दे हो गए, सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं का प्रबंधन हो गया, निर्णय और मामलों से संबंधित मुद्दा हो गया, ठीक है। अब एक बार बात कर लेते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, देख लेते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम में किस प्रकार के सवाल यहाँ से पुट किए जा सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम में देखिएगा सामुदायिक वन संसाधन, आरक्षित वन, सुरक्षित वन, अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जो सवाल पूछे जाएंगे वो इससे हो सकते हैं, करंट अफेयर से संबंध रखता है। मेंस के लिए क्या उपयोगी हो सकता है ये सवाल, इसको समझ लेते हैं, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार और मान्यताओं का महत्व, ठीक है। तो इस प्रकार से मेंस के लिए आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं, इस प्रकार का अगर सवाल आपसे पूछा जाता है। हाल ही वर्तमान समय में ये चर्चा में क्यों रहा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा छत्तीसगढ़ के अंदर मंगोला जिला है जिसमें 4 गांवों के निवासियों को सामुदायिक वन अधिकार प्राप्त है, यानी कि जिसको आप लोग कहते हैं CFRR प्राप्त हुआ है, यानी कि सामुदायिक वन समुदाय अधिकार। समझ पा रहे हैं, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, इसके बारे में चर्चा करेंगे भी क्या रिसोर्सेस है, क्या मामला है। धमतरी जिला का उदयंती, सीता नदी, टाइगर रिजर्व के बाद में अचानक मार CFRR प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ का दूसरा बाघ अभ्यारण्य बन गया अचानक से। इस बारे में बात करते हैं। इसके सामुदायिक वन संसाधन क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सामुदायिक वन संसाधन, आप लोग थोड़े से अचंभित हो गए होंगे कि सामुदायिक वन संसाधन क्या होता है, यानी कि जिसको मैंने आपको बताया कि CFRR क्या होता है, तो इसका सामुदायिक वन संसाधन ये होता है जिसको CFRR लोग कहते हैं, यानी कि सामुदायिक वन संसाधन, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्षेत्र में सामान्य वन भूमि है जिसे किसी विशेष समुदाय के द्वारा स्थायी उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से आरक्षित और सुरक्षित किया जाता है। समुदाय द्वारा इसका उपयोग गांव के पारंपरिक और प्रथागत सीमाओं के भीतर उपलब्ध संसाधनों तक पहुंचाना एवं ग्रामीण समुदाय के मामलों को परिदृश्य के मौसमी उपयोग के लिए किया जाता है। प्रत्येक
क्षेत्र के अंदर समुदाय उनके पड़ोसी गांवों के द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान योग्य स्थल का एक प्रथागत सीमाएं होती है। इसमें किसी भी श्रेणी का वन यानी कि राजस्व वन, वर्गीकृत वन या फिर डिमिड वन, जिला समिति भूमि वन या फिर डीएलसी, आरक्षित वन, सुरक्षित वन, अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान आदि शामिल हो सकते हैं। तो ये क्या है, इस चीज को समझता है। सामुदायिक वन संसाधन क्या है, इस चीज को समझता है। देखिएगा, पहले के समय के अंदर, इससे पहले मैंने हाल ही में इससे जुड़े हुए एक मुद्दे पर हमने बात की है, विमुक्त जनजाति, घुमंतु जनजाति, अर्धघुमंतु जनजाति, उससे संबंधित मुद्दा नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता है, उस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। सामुदायिक वन संसाधन एनवायरमेंट का टॉपिक है, वैसे सीधा सीधा कुछ, ठीक है। जीएस पार्ट 2 से ये संबंध रखता है, क्योंकि पर्यावरण परिस्थिति वहां पर पूछा जाता है, तो वहां से ये संबंध रखता है अपने आप में। तो ये सवाल एक चर्चा में इसलिए रहा हाल ही के अंदर, क्योंकि हाल ही के अंदर एक चीज हुई कि छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के 4 व्यक्ति यानी कि 4 गांव के निवासी हैं, 4 गांव के अलग अलग निवासी हैं, तो उन समुदायों या फिर उन लोगों को जो है CFRR का अधिकार जो है प्राप्त किया गया। अधिकार का मतलब क्या है, इस चीज को समझता है। देखिएगा, एक जंगली क्षेत्र होता है, जंगली क्षेत्र के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उनमें ग्रामीण क्षेत्र यानी कि ग्राम निवास करते हैं, ग्राम निवास यानी कि गांव निवास करते हैं। तो गांव निवास करने के साथ साथ में वहां पर बहुत सारे समुदाय होते हैं, समुदाय रहते हैं। समुदाय रहने का मतलब है जैसे भील हो गए, आदिवासी हो गए, जैसे और भी कई सारे घुमंतु जनजातियां हो गई, अलग अलग कबीले हो गए, या फिर कोई भी जनजाति आप ले सकते हैं। विशेष रूप से जंगलों के आसपास के क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ। तो आसपास के जंगलों के क्षेत्र में पहले क्या था, सरकार के अधीन में होता है। जंगल यानी कि वन विभाग आप लोगों को पता है कि पूरा गवर्नमेंट के अंडर में है। गवर्नमेंट के अंडर में होने के बावजूद भी सरकार कभी कभार क्या करती है, सरकार के साथ में ऐसा होता है क्योंकि वहां के लोगों की जीविका जो है, सरकार अगर सरकार के अंडर में रहेगा तो सरकार ना तो वहां शिकार करने देगी, ना वहां पर कोई भी वनस्पति को नुकसान पहुंचाने देगी, और ना ही वहां पर भेड़ चराने देगी, या फिर सरकार उसकी सुरक्षा करने का पूरा काम करेगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अभी छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के 4 जो समुदाय थे, उन समुदायों को यानी कि वन की, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं समुदाय वन संसाधन पर एक अधिकार प्राप्त हो गया। अधिकार क्यों प्राप्त हो गया भाई, सरकार ने ऐसा क्यों किया कि उन लोगों को, उन परिवारों को जो है समुदाय को जिम्मेदारी दे दी। उसके बारे में एक सवाल खड़ा यहाँ पर इसलिए हो गया क्योंकि एनवायरमेंट को लेकर भारत सरकार बहुत चिंता में है, और प्राकृतिक संसाधनों को लेकर भारत सरकार बहुत चिंता में है, बहुत ज्यादा चिंता में है, गहन चिंता में है अगर हम बात करें तो ऐसा क्या हुआ कि ये 4 जो जिले ये जो मुंगेर जिले के जो 4 गांव है, उन गांवों को सामुदायिक रूप से वनस्पति या फिर वन संसाधनों पर अधिकार क्यों दिया गया सरकार के द्वारा, इस पर ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को समझने के लिए इस पूरे जो पूरा लेख है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम इसके इतिहास में चलते हैं। ये तो हाल ही की चर्चा हो गई कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, अब इसकी बाहरी आंतरिक जो चीजें हैं उसको हम लोग करेंगे। उससे पहले एक बार मैं समझा देता हूं कि ये चीज क्या है। एक जंगली क्षेत्र है, जंगली छत्तीसगढ़ एक एग्जांपल ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ का एक क्षेत्र है मंगोलिया जिला है, उस जिले के अंदर एक वन है, उस वन के अंदर आसपास 4 गांव निवास करते हैं। चारों गांव को जो है उस सामुदायिक वन अधिकार संसाधन प्राप्त हो चुका है। वो इसलिए प्राप्त हो गया है क्योंकि अब वो जो 4 समुदाय के जो लोग हैं या फिर जो गांव है, वो उस जंगल में कुछ भी कर सकते हैं। वो वहां की वनस्पति को नुकसान पहुंचाएंगे या वनस्पति को बचाएंगे या उन जंगलों को साफ करेंगे या फिर वहां पर शिकार करेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन सरकार की भी कुछ नियम, कुछ शर्तें होती है, या तो इन लोगों की आजीविका होगी या फिर कोई ना कोई सवाल यहाँ से होगा। जितने भी सवाल आपके जहन में आ रहे हैं कि ऐसा सरकार ने क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो उस सरकार यानी कि ये जो सवाल है उसका जवाब, क्यों का जवाब आप लोगों को मैं आगे देने वाला हूं, क्योंकि अब मैं आगे चलने वाला हूं। तो एक बार सामुदायिक वन संसाधन आप लोगों को समझ में आ गया कि पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति को जो है यानी कि एक क्षेत्र का अधिकार दे दिया जाए और उसमें दूसरे गांव वाले क्या नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप लोगों ने कभी अगर साउथ की मूवीज आप लोग देखते होंगे तो आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि कई बार जंगली जो क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है कि आपसी आदिवासी क्षेत्र जो होता है, तो आदिवासी जो क्षेत्र होता है उसमें अपना अपना क्षेत्र होता है कि वो उसी क्षेत्र तक शिकार करेगा, उसके बाद में उस क्षेत्र में शिकार नहीं करेगा। तो कई मूवीज ऐसी बनी हुई है जिसके ऊपर शिकार को लेकर झगड़ा हो जाता है आपस में 2 समुदायों के बीच में। तो इस प्रकार की मूवीज में आप लोगों को स्पष्ट रूप से इस चीज को समझने में सहभागिता निभाएगी, तो उस चीज को आप लोग देखने की कोशिश करिए। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार क्या है, इस चीज को पहले समझ लेते हैं। अनुसूचित जनजाति के अन्य पारंपरिक वन निवास जो है यानी कि वन अधिकारों की मान्यता है। अधिनियम क्या कहता है, आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम को FRA के रूप में संदर्भ में यानी कि 2006 की धारा 3 के पस्ट के अनुसार
पद के अनुसार तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार सामुदायिक वन संसाधनों को संरक्षण यानी कि पुनः उत्पन्न या सुरक्षित या प्रबंधित करने का अधिकार की मान्यता प्रदान करता है। 2006 का नियम तो कुछ और ही कह रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही रहा है, उस चीज को समझेंगे आगे। यह अधिकार समुदायों को वनों के उपयोग के लिए स्वयं को और दूसरे के लिए नियम बनाने की अनुमति देता है तथा इसी तरह से FRA के धारा 5 के तहत अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं लोग। CFR अधिकार धारा 3 यानी कि धारा नंबर 3 में फर्स्ट के B ऑप्शन में लिखा गया है और धारा नंबर 3 के फर्स्ट ऑप्शन के C में लिखा गया है के तहत जो है सामुदायिक अधिकार के अंदर CR के साथ में यानी कि जिसमें निरस्त अधिकार यानी कि रियासतें, जिसको आप लोग रियासत कहते हैं, रियासत या जिम्मेदारी आदि के पूर्व उपयोग किया जाने वाले और गैर लकड़ी वन उत्पादन अधिकार को शामिल है, समुदाय के स्थायी आजीविका सुनिश्चित करता है। ये चीजें इसके बाद में आगे फिर एक बार पढ़ लेते हैं। एक बार जब CFRR को किसी भी समुदाय के लिए मान्यता दे दी जाती है तो वो वन का स्वामित्व वन विभाग की बजाय ग्राम सभा के नियंत्रण में आ जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में देखिएगा, प्रभावी रूप से ग्राम सभा वन का प्रबंधन के लिए नोडल निकाय बना सकती है। ये अधिकार ग्राम सभा के समुदाय वन संसाधनों की सीमा के भीतर वन संरक्षण और प्रबंधनों के स्थायी पारंपरिक प्रथाओं के अपनाने का अधिकार देता है। साथ ही में क्या होता है कि छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है जिसमें राष्ट्रीय उद्यान यानी कि कंगारू घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर CFRR अधिकार की मान्यता दी गई है। ये दूसरा है। वर्ष 2016 में उड़ीसा सरकार ने सर्वप्रथम सीमापाली राष्ट्रीय उद्यान के अंदर भी सामुदायिक वन संसाधन CFRR की मान्यता दी थी। पहला मामला कहां से आया? उड़ीसा से। कब की बात है? 2016 की। 2022 में मामला कहां से उठकर आया? 2022 में मामला उठकर आया छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बन गया है। अब कंगारू घाटी राष्ट्रीय उद्यान की जो सामुदायिक जो अनुमति है वो एक समुदाय को यानी कि 4 जिले हैं, एक जिला है, उस जिले की जिम्मेदारी या फिर उस जो कंगारू घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उसकी जिम्मेदारी 4 समुदायों को दी गई है। अब शर्तें क्या क्या थी, बातें क्या क्या कह रही है, वो चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार पुनः मेरी आवाज पर ध्यान केंद्रित करें। मैं पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा आप लोग। देखिएगा, अनुसूचित और जनजाति पारंपरिक वन निवास करती है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो वो पारंपरिक रूप से या फिर परंपरागत रूप से वो निवास करती है जंगलों के अंदर, वनों के अंदर अगर वो निवास करती है तो उसके लिए सबसे यूजफुली बात क्या है? यूजफुली चीज यह है क्योंकि उसकी जीविका जो है पूर्ण रूप से कहां पर टिकी हुई है? वनों के ऊपर। लकड़ी बेचेगा, कंदमूल लेगा, फल भी लेगा, शिकार भी करेगा, पशु चारण भी करेगा, पशुओं को पालेगा भी सही, तो उसकी जीविका उन जंगलों पर टिकी है। सरकार ने कुछ अलग ही नियम निकाल दिया। सरकार ने कहा 1974 के बाद में कि सरकार ने कर दिया कि बंद। 1972 के बाद में जंगलों पर सरकार ने रोक लगा दी कि कोई भी आदिवासी, कोई भी समुदाय जंगलों में नहीं जाए। इसी के बाद में हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। उड़ीसा की बात करेंगे बाद में, पहले छत्तीसगढ़ को समझ लेते हैं। छत्तीसगढ़ के हाल ही का मुद्दा उठकर आया। छत्तीसगढ़ के जो कानून है उसके तहत कहा गया कि अनुसूचित जनजाति के पारंपरिक वन निवास यानी कि वन अधिकार की मान्यता अधिनियम के तहत कहा गया कि संदर्भ में 2006 के अधिनियम 2006 का अधिनियम क्या कहता है कि धारा 3 का फर्स्ट भाग जो है उसमें लिखा गया है कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकार या वन संसाधन का संरक्षण करने की जिम्मेदारी, पुनः उत्पन्न या सुरक्षित प्रबंधन करने की जिम्मेदारी, ये अधिकार जो है उसको मान्यता प्राप्त दे सकता है। अगर कोई व्यक्ति या कोई समुदाय इस प्रकार की जिम्मेदारी लेता है कि जंगल को नष्ट नहीं करेंगे, जंगल का पूरा ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, पुनः स्थापित कर सकते हैं या फिर संरक्षण करेंगे, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ले तो सरकार क्या कर सकती है? उस व्यक्ति को या फिर उस समुदाय को एक जिम्मेदारी दे सकती है कि आप आपकी निर्वाह या फिर आप चरागाह या फिर आप लकड़ी बेचकर या फिर आप इसमें खेती कर या फिर आप पशुपालन करके आप अपनी जीविका चला सकते हैं। अधिनियम 3 ये कहता है। इसके बाद में धारा 3 2006 का अधिनियम की धारा 3 ये कहती है। इसके बाद में आगे ये अधिकार जो है समुदाय वनों के उपयोग के लिए जो है स्वयं और दूसरों के लिए नियम बनाते हैं, यानी कि आपसी सबको सीमा दी जाती है। धारा 5 में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का पूरा दायित्व होता है। ठीक है। उसके बाद में CFR अधिकार की धारा 3
का 1V में भी यही बात कही गई है और 3(1) की C धारा के अंदर ये बात की गई है कि सामुदायिक अधिकारों के साथ में जिसमें निरस्त अधिकार यानी कि रियासतें या फिर रियासती या जिम्मेदारी दी जाती है या जिम्मेदारी उसको प्रस्तुत की जाती है। इसके बाद में एक बार जो है जब CFRR का जो है किसी भी समुदाय के लिए मान्यता दे दी जाती है तो वो वन स्वामित्व के बजाय जो है वन विभाग के बजाय वो किसके हाथ में चला जाता है, बजाय ग्राम सभा के नियंत्रण में चला जाता है। तो ये इस प्रकार की घटना है इसलिए हुई। तो ये जो CFRR आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यों दिया गया। इससे पहले CED के बारे में हमने पढ़ा, क्या क्यों दिया गया उसके बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, चलिएगा। तो दूसरा मैटर कहां पर होता है, छत्तीसगढ़ में। पहला मैटर 2016 में उड़ीसा सरकार के अंदर। मेंस के अंदर अगर आंसर राइटिंग करनी हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं पूरी चीजें बहुत डिटेल से आपको बता रहा हूँ। समय आपका 1 घंटा लगेगा, वो आप लोगों को सभी को पता है कि 1 घंटे की पर डे 1 घंटा लाइव करंट अफेयर सेशन आपको देखना है। आगे चलते हैं। समुदाय वन संसाधन यानी कि CFRR का महत्व क्या है। वन पर इन समुदायों का प्रथम अधिकारों की कटौती के कारण वन आश्रय समुदायों के साथ में ऐतिहासिक अन्याय की भूल को सुधारने के उद्देश्य से वर्ष 2008 के अंदर वनों में जो है वन अधिकार अधिनियम यानी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA को लागू किया गया। ये समुदाय के कानून के रूप में वन भूमि की धारणा करने का विशेष रूप से जिसे इन समुदायों ने खेती और निवास के लिए उपयोग किया है, वन संसाधनों का उपयोग, प्रबंधन और संरक्षण का अधिकार की मान्यता प्रदान करता है। ये वनों की स्थिरता और जैव विविधता का संरक्षण और वनवासियों का अभिन्न भूमिकाओं को रेखांकित करता है। राष्ट्रीय उद्यान अभियान एवं बाघ अभ्यारण्य जो है, बाघ अभ्यारण्य जैसे सुरक्षित वनों के अंदर इसका अधिक महत्व है, क्योंकि पारंपरिक निवासी अपने ज्ञान का उपयोग करके सुरक्षित वनों का प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए सरकार ने फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया था। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है उसके तहत यानी कि भारत सरकार से गलती हुई और गलती को सुधारने के लिए 2008 के अंदर क्या बनाया गया, फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया गया, जिसको FRA के नाम से हम लोग जानते हैं। वो इसलिए बनाया गया क्योंकि जो जंगली लोग जो है वो अपने अनुभव से यानी कि वहां पर जो जीव जंतु नष्ट हो चुके हैं, जो वनस्पति नष्ट हो चुकी है, प्रकृति के द्वारा जो चीजें थी वो खत्म होती जा रही है, तो उनको पुनः स्थापित करने का उन लोगों को अनुभव है, क्योंकि वो लोग प्रकृति पर डिपेंड रहते हैं। अभी जो उनका सुविवेक या उनका जो ज्ञान है उसके माध्यम से वो उसकी सुरक्षा या रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तो जंगलों की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ना देकर क्या किया कि समुदायों को देना प्रारंभ कर दिया। तो ये दूसरा मामला समझ में आया। क्यों आया, कारण ये बता दूं, क्योंकि आजीविका लोगों की निर्भर करती है। यानी कि मान लीजिए अभी मेरा ही है, अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरी आजीविका मैंने पढ़ा मतलब मैं शिक्षक हूँ तो मैं अपनी भूमिका निभा रहा हूँ, तो मेरी आजीविका पढ़ाने से चल रही है। कल के दिन सरकार कहे कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ाना बंद कीजिएगा तो मेरी आजीविका पर संकट आ जाएगा, तो फिर मैं क्या करूंगा। तो उसके लिए सरकार ने यानी कि इस प्रकार से मान लीजिए सरकार नियम लगा दे कि भाई ऑनलाइन पढ़ाना बंद कीजिएगा सब टीचर, तो हो सकता है फिर हम लोगों को ऑफलाइन आना पड़ेगा। ऑफलाइन के लिए भी अगर मान लीजिए सरकार रोक लगा दे कि निजी रूप से आप किसी को पढ़ा नहीं सकते हैं, तो फिर ये जितने भी बेरोजगार लोग हैं इनके लिए संकट खड़ा हो जाएगा। तो फिर सरकार को इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, इनकी संख्या बल को देखते हुए क्या करना पड़ेगा, सरकार को नियम निकालना पड़ेगा कि आप इन चीजों को, इन दायित्वों को निर्वहन करते हुए ये योग्यता आपके पास में होनी चाहिए, उस योग्यता इतनी फीस के तहत आप लोग इसको पढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी यही हुआ। तो 2008 में फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत यानी कि FRA के तहत लागू करके 2008 में भारत सरकार ने अपनी गलती सुधारने का मौका मिला। अब बात कर लेते हैं यूपीएससी में किस प्रकार के इससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं। यूपीएससी के अंदर विगत यानी कि 2021 में हाल ही का जो पेपर हुआ है, 2021 वाला जो लास्ट पेपर अभी हुआ था, उसके अंदर एक सवाल पूछा गया और बहुत सुंदर सवाल था। आंसर बहुत आसान था, लेकिन कई सारे विद्यार्थियों के सामने बहुत बड़ी समस्या हुई, क्योंकि सवाल आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। सवाल इसी प्रकार से पूछा गया है कि अनुसूचित जनजाति, अन्य पारंपरिक और वनस्पति, एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा, सवाल दोबारा पढ़ने की कोशिश करूंगा। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी यानी कि वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 को प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से मंत्रालय, नोडल एजेंसियां हैं। अब कौन कौन सा मंत्रालय है और कौन कौन सी नोडल एजेंसियां हैं। इस सवाल के अंदर देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, दूसरा पंचायती राज मंत्रालय और तीसरा है ग्रामीण विकास मंत्रालय और चौथा है जनजातीय मामले का मंत्रालय। अब यहाँ पर देखो पर्यावरण से संबंधित यानी कि सवाल इतना आसान लग रहा है। अब कई सारे विद्यार्थी यही सोचते हैं अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वन निवासी, यानी कि सीधा सीधा बात किससे की जा रही है, पर्यावरण से संबंधित है। तो सीधा सीधा विद्यार्थी क्या करेगा कि पर्यावरण यानी कि वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सीधा सीधा अधिकतर विद्यार्थियों ने ए टिक लगा कर रखा है।
इसका कारण यही था। दूसरा, जनजातीय मामले मंत्रालय, दूसरे विद्यार्थी डी लगा रहे थे। अब डी वाले के अंदर तो सीधा दिख रहा था, पहला वाला ऑप्शन में थोड़ा डाउट है विद्यार्थियों, क्योंकि पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का नाम आते विद्यार्थियों के दिमाग में आया कि यार नहीं, जनजातीय मामले मंत्रालय तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वन अधिकार की बात कर रहा है, और वन अधिकार की बात कर रहा है तो ज्यादा दिमाग लगाने से सवाल गलत हो जाता है। अगर विद्यार्थी सीधे सीधे अनुसूचित जनजाति पर ध्यान देते तो सीधा सीधा सवाल सही हो जाता, क्योंकि जनजातीय मामले के मंत्रालय, तो इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों का सवाल, इस सवाल का आंसर ये था, आज आप लोगों को बता देता हूं। इतना पहले काफी समय से आप लोगों की डिमांड थी कि सर आप 2021 का प्रीलिम्स का एग्जाम के आंसर की जारी करिएगा, सोल्व करवाइएगा, लेकिन मैं नहीं करवा पाया क्योंकि टाइम नहीं था इतना। उसके लिए समझ आएंगे। तो इसका आंसर आपके जनजातीय मंत्रालय है, और जनजातीय मामले का मंत्रालय है, और इस आंसर की व्याख्या हम लोग कर लेते हैं आप लोगों के सामने। अनुसूचित जनजाति के अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत, जिस वन अधिकार अधिनियम यानी कि जिसको अभी मैंने बताया था कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के रूप में किया था, जो कि 2008 में सरकार ने लागू किया था। 2006 में इसमें संज्ञान लिया था, 2008 में इसको लागू किया गया था। वन संदर्भ में रहने वाले आदिवासी समुदायों को अन्य पारंपरिक वनवासियों को अधिकार देने के लिए किया गया था। अधिनियम के लिए जो है, इस अधिनियम के अंदर खेतों में निवास और आमतौर पर जो व्यक्ति है अधिकारों के रूप में होता है सामुदायिक अधिकार, जैसे चराई, मछली पकड़ना, जंगलों के अंदर निवास करना, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को यानी कि इसके अंदर आवास करने का अधिकार दिया गया था। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास को निपटने के लिए अधिनियम 2006 के अंदर उचित मुआवजा को पारदर्शित के अधिकार का संयोजित किया गया था, जिसके अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट के आदिवासी आबादी को पुनर्वास एवं उसके उचित बंदोबस्तों का बिना बेदखल की रक्षा करने की जिम्मेदारी ली गई थी। जनजातीय मामले मंत्रालय के तहत इस अधिनियम को प्रावधान और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं को लागू किया गया था। ये अंत विकल्प यानी कि डी आपका विकल्प बिल्कुल सही था। ठीक है, इसके बाद में ये स्रोत आपका कहां से लिया गया, इसके बारे में आपको बता दूंगा। डाउन टू अर्थ से, यानी कि वेबसाइट है, वहां से लिया गया था। अब बात कर लेते हैं, एनवायरमेंट से बात हो गई है, जनजाति से संबंधित बात हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। एक सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के सामने भी हाल ही में होगी, और बहुत अच्छा टॉपिक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है। आप लोग देखिएगा, मोबाइल बैंकिंग साइबर खतरा, इसका मेन हेडिंग है, इस चीज को मान के चलिएगा। इसका जो टैग्स मैंने आपको दिया है, इसके अंदर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस पार्ट 3 के अंदर, और सूचना प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर से संबंधित है टॉपिक, साइबर सुरक्षा, साइबर युद्ध, इन सबसे संबंधित मेंस के अंदर अगर सवाल पूछे जाते हैं तो आप लोगों को आंसर लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर सेशन के साथ में आप लोगों को जोड़कर मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रीलिम्स के लिए किस प्रकार से उपयोग है। डिजिटल भुगतान, साइबर सुरक्षा खतरा, कंप्यूटर वायरस, डाटा उल्लंघन, डीएनए ऑफसेशन, और ट्रायोजोन क्या है, मेलवियर क्या है, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए, साइबर हमले और उसके प्रभाव क्या है। अगर मेंस में सवाल पूछे जाए तो मेंस में इस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है कि साइबर हमले और उसके प्रभाव क्या रहे हैं। अब ये चर्चा में क्यों आया है, इस बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये चर्चा में इसलिए आया है कि हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार बड़ी संख्या में लोग जो है डिजिटल रूप में भुगतान कर रहे हैं, और इसके क्रम में जो है स्मार्टफोन के माध्यम से उनके बैंक या बैंक खातों के मध्य अंत क्रिया में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। डिजिटल भुगतान वृद्धि मोबाइल उपकरण यानी कि साइबर हमलों के खतरों को बढ़ाने की आशंका को जन्म देता है। साइबर खतरा क्या होता है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। पहले साइबर खतरे का परिचय देख लीजिएगा। साइबर सुरक्षा खतरा एक दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है जो कि डाटा को व्यक्तिगत डाटा के साथ में छेड़छाड़ करता है, उसकी चोरी करता है, या सामान्य रूप से डिजिटल प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास करता है। इसमें कंप्यूटर वायरस, डाटा ब्रांच, डायनल ऑफ सर्विस यानी कि डीओएस अटैक एवं अन्य कारक इसमें शामिल किए जाते हैं। इसको साइबर क्राइम कहते हैं, साइबर खतरे कहते हैं। विभिन्न प्रकार के होते हैं साइबर खतरे। कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। एक होता है मेलवियर। मेलवियर किस प्रकार का होता है, दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर के लिए प्रयोग किए जाने वाले साक्षित शब्द को मेलवियर कहा जाता है। किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर के संदर्भ में हैक करता है, यानी कि जिसे किसी एकल कंप्यूटर सर्वर या कंप्यूटर नेटवर्क को हानि पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिसके अंदर देखिएगा रेसोमेवियर होता है, स्पाईवेयर होता है, वेमर्स होता है, वायरस होता है, ट्रोजन होता है, मेलवियर होता है। ये प्रमुख इसके प्रकार हैं। फिशिंग क्या होता है, इसके अंदर देखेगा तो मेलवियर इस प्रकार से होता है। मेलवियर क्या होता है, एक दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर का प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर के सचेत शब्द को प्रयोग किया जाता है, यानी कि सॉफ्टवेयर हैकर्स जो होता है उसको मेलवियर कहा जाता है। समझ में आया, सॉफ्टवेयर को हैक कर लेते हैं ना। कभी कभार आप लोग देखते होंगे किसी संस्था का एप्लीकेशन उड़ गया है
किसी संस्था का डाटा गायब हो गया है, किसी बैंक का डाटा चोरा हो चुका है, किसी व्यक्ति या फिर किसी एप्लीकेशन को उड़ा दिया गया है, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये जो सारी चीजें से आप लेन देन करते हैं उन पर बात कर रहे हैं हम लोग भी। फिशिंग क्या होता है? ये एक भ्रमिक ईमेल या वेबसाइट का उपयोग करके व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित कर लेता है। कई बार आप लोगों के मोबाइल में मैसेज आता है, ईमेल आता है कि आप इस पर क्लिक करिएगा, आपको जो है 1000 रुपए इनाम मिलेगा, 1200 रुपए बोनस मिलेगा। उसके बाद में आपके किस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, आईएफएससी कोड क्या है, आपका अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, अकाउंट होल्डर के आधार नेम क्या है, या आधार नंबर कितने हैं। तो ये सारी चीजें जानकारी एकत्रित करके वो क्या करते हैं, आसानी से आपका डाटा चुरा लेते हैं और डाटा चुरा कर डायरेक्ट आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। तो इसको फिशिंग कहते हैं। डिजाइन ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है? ये एक डिजाइनर ऑफ सर्विस होता है, यानी कि डीओएस इसको कहते हैं। अटैक एक मशीन और नेटवर्क को बंद करने के लिए किया जाने वाला एक अटैक है, जिसमें इच्छित उपभोक्ताकर्ताओं के लिए उसकी सेवा तक पहुंचने के लिए बाध्य होता है, और उसके लिए डीओस हमले जो होते हैं लक्षित सेवा और नेटवर्क सर्वर ट्रैफिक को देखकर ही प्रेरित करने वाली जानकारी भेजकर किया जाता है। यानी कि इस प्रकार के हमले होते हैं। तो किस प्रकार के सर्वर के, यानी कि डायनल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से मान लीजिए आपको एक कॉल आता है, तुरंत आपके पास में आपका डाटा एकत्रित कर लिया गया, पहले महीने 2 महीने पहले आपका डाटा एकत्रित कर लिया गया, किसी वेबसाइट से आपका डाटा ले लिया गया। जैसे ही आपका डाटा एकत्रित किया गया, उसके बाद में वो जो साइबर क्राइम वाले जो लोग होते हैं, जो लोग अटैक करते हैं या फिर जो लोग साइबर क्राइम करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि आपका डाटा इकट्ठा हो जाता है, उनके पास में होता ही है ऑलरेडी, वो आप लोगों की सारी चीजें जो है कॉपी करते हैं और कॉपी करके वो वेबसाइट के जरिए वो वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आप यूज करते हैं, फिर उसके बाद में आप लोगों के पास में कॉल आएगा। जैसे आपके पास कॉल आएगा, कॉल में आपको कहा जाएगा कि भाई मैं बाई मिस्टेक जो है आपके नंबर लग गए हैं, और आपके नंबर लग के आपके अकाउंट में मैंने फोन पे या गूगल पे या पेटीएम पर इतने पेमेंट जो है ट्रांसफर कर दिया है, प्लीज आप चेक करिएगा एक बार। तो जैसे ही आप लोग उसको चेक करते हैं, उसके बाद में उसके पास आपके जो पासवर्ड होते हैं, जो पिन आप लोग लगाते हैं, पिन आप जो लोग यूज करते हैं, वो चीज वो आपके मोबाइल को हैक ऑलरेडी कर चुका होता है, क्योंकि वो साइबर क्राइम होता है। तो वो क्या कर लेता है कि पहले ही जो है, यानी कि आप लोगों का जो मोबाइल है उसको डायनल ऑफ सर्विस अटैक में रखता है, और वो अटैक करता है क्योंकि वो सर्वर जो है उसके ऊपर काम करता है। जैसे ही आपके पिन जो होते हैं वो उसके सामने उसके शो कर जाते हैं, जैसे वो पिन शो करता है और आप यहाँ से क्लिक करते हैं, उसके बाद में आपको पूरा अमाउंट जो है थ्रू हो जाता है और आप फ्री हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कभी भी आपके पास कॉल आए तो उसके 1-2 घंटे बाद में, या फिर उसको इस चीज से बचने के लिए क्या करना चाहिए। अब कई सारे, क्योंकि आज हर यूजर जो है, हर व्यक्ति के मोबाइल हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल वाले व्यक्ति क्या करे कि इस प्रकार का कॉल आए उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए एक सीधा फंडा यही है, आप लोग ऐसा करिए, जैसे आपके पास कॉल आता है, मैसेज आता है, आप लोग उस एप्लीकेशन को तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए, तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए, या फिर वहां से लॉग आउट हो जाइए। लॉग आउट होंगे तब भी आपको उसको अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करने के बाद में जैसे आपके पास ऐसा कॉल आता है तो आप वहां से लॉग आउट हो जाइए। जैसे आप लॉग आउट होंगे उसके बाद में वो डाटा वहां से खत्म हो जाएगा। जैसे आप लॉग आउट हो जाते हैं तो वो डाटा वहां से खत्म हो जाएगा, यानी कि वो चोरी नहीं कर पाएगा। या फिर आप तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए उस एप्लीकेशन को, उसके बाद में आप उसको जो है लगभग 10 या 12 घंटे बाद में दोबारा से आप वहां पर बनाइएगा। लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि कोई भी कहीं से भी आपका डाटा अगर इस प्रकार से हैक किया जा रहा है, फोन पे, गूगल, पेटीएम, कोई सा भी यूजर पे हो या कोई सा भी पेटीएम हो, कोई सा भी बैंक हो, कोई सी भी अगर इस प्रकार की दिक्कत आपके साथ में होती है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं उससे बचने के लिए। तो आप लोग उससे बचने के लिए वहां से आप लॉग आउट हो जाइए, सीधा फंडा यही, लॉग आउट होने के बाद में आपका डाटा बच जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद में देखिएगा मैन इन द मिडिल। मैन इन द मिडिल क्या होता है? ये भी एक अटैक होता है। किस प्रकार का अटैक होता है? जिसमें इवेज ड्रिपिंग अटैक के रूप में जाना जाता है। ऐसा तब होता है जब हमलावर खुद 2 पक्षीय लेन देन में सम्मिलित कर लेता है। जैसे सामने वाला क्या कर लेता है, आपके लेन देन में सम्मिलित हो जाता है। इस क्राइम को जब हमलावर नेटवर्क सर्वर के बाधा डालता है, इसी दौरान वो डाटा को फिल्टर और उसकी चोरी कर सकता है, यानी कि वो डाटा को क्या कर लेता है, फिल्टर कर लेता है और उसकी चोरी कर लेता है। सोशल इंजीनियरिंग में एक ऐसा हमला है जो कि आमतौर पर सुरक्षित संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताकर्ताओं की सुरक्षा प्रक्रियाओं को तोड़ने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से मानव संपर्क पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आपके ये जो सोशल इंजीनियरिंग का मानना यह है कि जो आपके साथ में जो सर्वर अटैक होता है या जो हमला होता है, आपके साथ में जो चीटिंग होती है, ये चीटिंग आपके नेटवर्क, आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप कितने सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। ज्यादातर आपको जो साथ में जो फेकिंग जो होती है, सबसे ज्यादा जो होती है वो आपके साथ में होती है एफबी के द्वारा, फेसबुक के अकाउंट के द्वारा आपके साथ होता है, इंस्टाग्राम यूजर अगर आप है तो उसके द्वारा होता है। सर्वाधिक इन 2 चीजों से, ट्विटर के ऊपर नामात्र होता है, बल्कि ट्विटर पर भी कभी बात हो जाता है, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए आप लोगों को ज्यादातर
ऑप्शन देखने में। और तीसरी बात, आप कहीं भी जाकर अपने नंबर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जहां पर भी एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं उसमें हर जगह पर आपका ईमेल आईडी मांगा जाता है, हर जगह आपके मोबाइल नंबर मांगे जाता है। तो ऐसे विश्वसनीय अविश्वसनीय एप्लीकेशन पर अपने मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन नहीं करें या अपने ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन ना करें। एक अन्य फेक ईमेल आईडी आप रख सकते हैं, उसके लिए बचने के लिए और बहुत सारे तरीके हैं। आप एक फेक सिम रख सकते हैं, उसके जरिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जो आपके अकाउंट में नहीं जुड़ी हो, एक ऐसी ईमेल जो आपके मोबाइल में लॉगिन नहीं रहती हो, अगर आप गूगल पर उसी मेल आईडी को लॉगिन रखेंगे तो आप फिर पकड़े जाओगे या फिर मारे जाओगे। तो इससे बेहतर ऑप्शन यह है कि आपके पास एक नंबर होना चाहिए। नंबर से अगर आप कहीं भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपका ऐसा काम है कि आपको किसी एप्लीकेशन को जरूरी लॉगिन करना है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि दूसरे नंबर का यूज कर सकते हैं जो आपके फोन में ना हो, या फिर आपके बैंक अकाउंट में, या फिर आप किसी भी प्रकार के आपके डॉक्यूमेंट्स में वो रजिस्टर्ड नहीं हो। डॉक्यूमेंट्स पे जो अकाउंट नंबर रजिस्टर्ड हो या फिर जो मोबाइल नंबर आपके रजिस्टर्ड हो, तो उन नंबरों को आप पब्लिक ना करें। पब्लिक करने का मतलब ये नहीं कि आप फेसबुक पर आपके नंबर बांटते फिरे। अभी हमारे कोचिंग वालों के साथ नहीं होता। अभी मेरे अकाउंट के ऊपर बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, लेकिन हमारा अकाउंट इसलिए सुरक्षित रहता है क्योंकि हम जो है हम हमारे ऊपर डिपेंड रखते हैं नहीं, क्योंकि ये बैंक की समस्या है। हम बैंक के ऊपर रखते हैं सारा काम, क्योंकि हम लोग उनको टैक्स देते हैं, तो टैक्स देने के साथ साथ में हम लोग वहां से उसको सिक्योरिटी रखते हैं, सिक्योरिटी का अकाउंट रखवाते हैं। तो सिक्योरिटी का अकाउंट रखवाते हैं तो ऐसी समस्या आने से पहले हमारे पास कॉल आ जाता है कि सर आपके साथ में ऐसा हो सकता है, आप बच के रहिएगा, ठीक है। इसलिए हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता है कोचिंग वालों के साथ में। तो बाकी शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है, क्योंकि लगभग मैं खुद भी जो है इस चक्कर में फंसने वाला ही था, बट बच गया क्योंकि बैंक वालों का सपोर्ट रहा, बैंक वाले जानकार थे तो उन्होंने पहले ही सूचित कर दिया, इस वजह से। तो इन चीजों का आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया से कितने एक्टिव हैं। मोबाइल बैंकिंग साइबर खतरों से संबंधित मुद्दे क्या क्या रहे हैं उन पर बात कर लेते हैं। साइबर हमलों में वृद्धि क्या रही है। देखिएगा, साइबर सुरक्षा यानी कि जिसको आप लोग कहते हैं कैश फ्री के का एक अध्याय जो है, अध्ययन के अंदर एशियाई प्रशांत क्षेत्रों के अंदर जो है एड्रिड और आईओसी उपकरणों के द्वारा साइबर हमले में वृद्धि चेतावनी देता है, क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग मोबाइल बैंकिंग सुविधा का उपयोग करते हैं, जिसके अंदर देखिएगा ट्रोजन और मेलवेयर का उपयोग ज्यादा किया जाता है उन लोगों के साथ में। कैशफ्री के अनुसार जो है मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन जो है खतरनाक मेलवेयर है, जो कि लोगों को मेलवेयर इंस्टॉल करने के लिए लुभावित करता है तथा एप्लीकेशन के वैध ऐप के रूप में दिखाकर इसके द्वारा मोबाइल जो है उसके उपभोक्ताकर्ताओं के बैंक खातों से पैसे चुराए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन जो है, जिसे एनबीसी कहा जाता है, ये वर्ष 2017 के उपभोक्ताकर्ताओं को लक्षित कर रहा है, 2017 से लक्षित कर रहा है। इसमें रूस, तुर्की, भारत और चीन, कोलंबिया, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, डेनमार्क और वियतनाम जैसे देश जो है उपभोक्ताकर्ताओं को प्रभावित कर चुका है ये वर्तमान समय में, ठीक है। तो 2017 से ही ये क्या कर चुका है, लक्षित कर रखा है कि इन देशों के जो लोग हैं, क्योंकि ये लोग ज्यादातर क्या करते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, हम ज्यादा लोग ये इन क्षेत्रों के लोग ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इनको लक्षित कर रखा है। क्रियाविधि क्या है इसमें, अपराधी क्या करता है, यानी कि क्रियाविधि किस प्रकार से आप लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है, किस प्रकार से आप लोगों की डिटेल कैसे ये लोग अर्जित कर लेते हैं, उन चीज को समझना। क्रियाविधि ये है कि अपराधी गूगल प्ले से, यानी गूगल प्ले स्टोर पर अपना वेब दिखाने वाले उच्च रैंकिंग वाला दुर्भाग्यपूर्ण एप्लीकेशन हो सकता है, स्मैशिंग हो सकता है, यानी कि जिसमें फॉर्म भराया जाता था, एसएमएस के माध्यम से भेजे गए मैसेज हो सकता है, संदेश हो सकता है, एक अन्य मोबाइल बैंकिंग हो सकता है, ट्रोजन, वीएलएन, मेलवेयर हो सकता है, मेलवेयर के माध्यम से डिवाइस को प्रभावित कर सकता है। ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें मिलाकर एक डिवाइस को प्रभावित करती है, आपके मोबाइल को। रोमिंग मैट्रिक्स क्या होता है इसको देखते हैं। मोबाइल बैंकिंग उपभोक्ताओं को लक्षित करने वाला एक अन्य मेलवेयर है। ये किस प्रकार का है, ये एक एड्रेनेलिन उपकरण है जो कि हमला कर सकता है, और स्मिथिंग के माध्यम से डोमेन नेम सिस्टम के यानी कि डीएनएस के द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण कोड प्रसारित करता है। इसके बाद में देखिएगा पारस्परिक मुद्दे क्या हो सकते हैं, आपसी मुद्दे, यानी कि जिसमें ज्यादा समस्याएं होती हैं, क्योंकि गूगल पे, पेटीएम, फोन पे और रेक्शू पे और जो आपके पेपल पे जो होता है आपका, उनके ऊपर क्या लोग आप पेपल पे की जैसे विभिन्न भुगतानों को प्लेटफॉर्म ने जो है मोबाइल बैंकिंग को अपनाकर उपभोक्ताओं के बैंकिंग व्यवहार में बदलाव लाते हैं। ये सारी चीजें आप लोग यूज करते हैं, परिणाम स्वरूप उन पर लाभ के लिए भुगतान की विधि को स्थायी रूप से बदल दिया जाता है। क्लोज्ड लूप पेमेंट सिस्टम क्या होता है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये प्लेटफॉर्म एक क्लोज्ड लूप पेमेंट सिस्टम के आधार पर कार्य करता है, जहां पर गूगल पे उपभोक्ताकर्ता भुगतान प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूसरे बैंक खाते में पैसे भेज सकते हैं। इनका संचालन वीजा या मास्टर कार्ड के संचालन के समान होता है, क्योंकि ये भुगतान लेन देन केवल अपने नेटवर्क के संचालित रूप से करते हैं।
व्यापारी मॉडल में परिवर्तन क्या आया है, इनसे उन चीज को देख लेते हैं। एक आंतरिक रूप से नियामकों के द्वारा संचालित होता है, जिसके खुले मानव कृति प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है और यह मंच बाधाओं का काम कम करते हैं। कुछ देशों में पहले ही भुगतान मंच प्रदातित और व्यवसाय मॉडल के लिए प्रोत्साहित कर दिए गए हैं। उदाहरण के लिए चीन ने अपने इंटरनेट कंपनियों को अपना प्रतिनिधित्व फॉर्म को अपने प्लेटफॉर्म मंच पर लिंक और भुगतान की सेवाओं को पेशकश करने का आदेश दिया है। भारत में सभी लाइसेंस प्राप्त मोबाइल भुगतान प्लेटफॉर्म वैलिड के बीच में अंतर संचालन प्रदान करने के सक्षम एक नए कानून की आवश्यकता है। नियमकों के द्वारा भुगतान प्लेटफॉर्मों के अंतर संचालन को बढ़ावा ऐसे समय में दिया जा सकता है जबकि तकनीकी विशेषज्ञों की मांग बैंकिंग उपयोग या उद्योग के आधार पर जो है गंभीर विषय बन सकती है। इस चीज को समझने के लिए आप लोगों को मैं दो बातें बताना चाहूंगा यहाँ पर। आप लोगों जैसे फोन पे पेटीएम हम लोग यूज करते हैं, उसके अंदर एक ऑप्शन होता है वैलिड। वैलिड वाला जो ऑप्शन होता है, वैलिड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं कि यार ये गलत चीज है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो सकारात्मक परिणाम से आप उस चीज को समझिए। कभी भी आपको बाहर या विदेशी चीजों में या फिर बाहरी चीजों में आपको पैसा इन्वेस्ट करना हो या किसी को पैसा देना हो तो आप लोग पेमेंट जो है वॉलेट से करिएगा। आप लोग कभी भी सीधे फोन पे, गूगल पे, यूजर आईडी से आप कभी पेमेंट मत करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से अगर आप लोग अपना पेमेंट करते हैं तो आपका डाटा सामने वाले के पास चल जाता है। सामने वाले पास जाने का मतलब यह है कि वो आपको कभी भी हैकिंग वाली समस्या आ सकती है, आपको हैकिंग कर सकता है। लेकिन अगर आप वॉलेट के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो आपका अकाउंट उससे काफी दूर रहता है। क्या रहता है? काफी दूर रहता है। तो अकाउंट से ना करके वॉलेट से करें, क्योंकि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ने ये सुविधा इसलिए लागू की गई है क्योंकि चाइना के काफी सारे यूजर्स के साथ में ऐसी समस्या हो चुकी है। इसलिए चाइना ने एक कंपनी यानी कि कंपनियों को संचालित किया और कंपनियों को निर्देशांक दिया कि ऐसा काम करिएगा। तो इसलिए सुरक्षा विशेषज्ञों की कमी क्या है भारत के अंदर, वो देख लेते हैं। अपने डिजिटल अक्षांशों को पूरा करने के लिए बैंकों के द्वारा आवश्यक प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, डाटा और सुरक्षा विशेषज्ञों की कमी को छिपाया जाता है। सीधी सीधी बात यह है। पर्याप्त साइबर सुरक्षा नीतियों का अभाव भी है भारत में। क्यों है? पर्याप्त साइबर सुरक्षा की कमी बैंकिंग की प्रतिभा को कमी, संभवित रूप से उपभोक्ताकर्ताओं पर उस साइबर हमलों को वृद्धि का कारण बन सकती है। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा तब तक भुगतान करने के लिए मोबाइल डिवाइस का उपयोग करते समय सतर्कता रहने की आवश्यकता है आप लोगों को। आगे की राय यह है कि फोन को अप टू डेट रखने के लिए नियमित रूप से रिबूट करने जैसे डिजिटल तरीकों का उपयोग करते रहिए। इसके अलावा उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो अपने फोन में उपयोग बैंकिंग के लिए तब करे जबकि उसका डिवाइस वीपीएन से जुड़ा हो। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के संदर्भ में करता है, जो कि सार्वजनिक नेटवर्क के उपयोग करते समय सुरक्षित नेटवर्क कनेक्शन में स्थापित करता है और अक्सर प्रदान करता है कि आपका अकाउंट सुरक्षित है या नहीं है। आईओसी जिसको आप लोग कहते हैं 160 उपभोक्ताकर्ता लॉकडाउन मोड पर चालू कर सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइस जो है कार्य क्षमता में सीमित होता है और ऐसे किसी भी संबंधित मेलवेयर से आपको बचा सकता है। विगत वर्षों में यूपीएससी के अंदर जो सवाल पूछा गया, 2018 में सवाल पूछा गया था। हाल ही में कभी-कभी समाचार आने वाले शब्दों में वेन क्राई यानी कि ऑडियो का इंटरनेल निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है, तो ये आपके साइबर हमलों से संबंधित रखता है। तो आप लोग इस चीज को देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और मेंस में भी एक सवाल यहाँ से पूछा गया था, जो कि साइबर हमलों को संबोधित खतरे एवं इसे रोकने के लिए सुरक्षा ढांचे की विवेचना कीजिए। मेंस 2017 में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो ये प्रकाशन आपके द हिंदू का है और आपका 1 घंटा आपका समय हो चुका है। वैसे भी शायद 2 टॉपिक आपके रह चुके हैं। जैव विभिन्नता और पर्यावरण वाला 1 यूनिट आपका रह गया है और 1 यूनिट और जैव विभिन्नता पर हम बात कर चुके हैं, साइबर क्राइम पर हम बात कर चुके हैं, आदिवासी जनजातियों पर यानी कि न्याय विभाग पर हम बात कर चुके हैं। इसके बाद में 2 टॉपिक आपके और रह गए हैं, 2 सब्जेक्ट। उनको भी अगली क्लास में मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इन लोगों जो चीजें मैं आपको शॉर्ट देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने लेंथ या लॉन्ग बहुत सारी चीजें जो है आपको डीपली पढ़ाई है। और डीपली पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि आपको मेंस में दिक्कत ना आए और आपको हर चीज समझ में आए। अगर आप लोगों को इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं और इसी प्रकार की जानकारी जुटाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मैंने इस सेकंड में आपका पुनः आग्रह बहुत बहुत स्वागत है और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।